जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स के सीरीज का 26वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अभिरुचि, जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। हमारे जीएस के सिलेबस 4 में 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मेंशन किया गया है: एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। हम लोगों ने एथिक्स का बहुत ही डिटेल अध्ययन कर चुके हैं और आगे चल के कुछ इसके जो बचे हुए पोर्शन है उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये हमारे सिलेबस के जो महत्वपूर्ण 3 शब्दावलियों में से दूसरा शब्दावली है एप्टीट्यूड, उसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि एप्टीट्यूड है क्या। एप्टीट्यूड को हमारे सिलेबस में अभिरुचि से परिभाषित किया गया है और हमारे सिलेबस में इसे प्रमुखता दी गई है। ये प्रोमिनेंट ढंग से हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन मैं यहाँ समझने के लिए अभिरुचि के बजाय अभिक्षमता का शब्द करूँगा, अभिक्षमता शब्द का प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। अभिरुचि और अभिक्षमता दोनों साथ साथ ही आएंगे, तो आप लोग समझिए, अगर मैं अभिक्षमता बोल रहा हूँ तो अभिरुचि ही है, ठीक है। तो मैं समझने के लिए अभिक्षमता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि अभिरुचि के अर्थ, अभिरुचि की प्रवृत्तियाँ और अभिरुचि के अन्य बिंदु को समझने के लिए ये शब्द बहुत ही प्रयुक्त है। इनके माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से अच्छे से इसके अर्थ को, इसकी प्रवृत्तियों तथा अन्य बिंदुओं को समझाया जा सकता है। शायद अभिरुचि शब्द से नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए मैं अभिरुचि के स्थान पर अभिक्षमता का प्रयोग कर रहा हूँ। तो एप्टीट्यूड को मैं सिलेबस में, हमारे सिलेबस में अभिरुचि से दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ाते वक्त अभिक्षमता का प्रयोग करूँगा। इससे स्थितियाँ क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है तो आप लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट मैं समझाने के लिए अभिक्षमता का प्रयोग कर रहा हूँ। यही देख रहे हैं ना, तो रुचि और यहाँ क्षमता दोनों में फर्क है। इसको आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इससे पहले 3 मूल स्थितियों को हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है उसमें 3 मूल स्थितियों को देख चुके हैं, जिसमें नैतिकता है, मूल्य है और अभिवृत्ति है। एथिक्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड को हम लोग देख चुके हैं और इसको होते हुए, इन 3 शब्द से होते हुए हम लोग अभिक्षमता पर पहुँचे हैं, ठीक है ना। इन 3 शब्द से होते हुए अभिक्षमता पर पहुँचे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन ये 3 शब्दावलियाँ जो है ये भी बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है। कैसे समझते हैं? लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो सिविल सर्वेंट के लिए क्या अंदर गुण होना चाहिए, उसमें अपना एप्टीट्यूड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहीं से सिविल सर्वेंट के अंदर क्या गुण होना चाहिए उसकी शुरुआत हो जाती है एप्टीट्यूड से। लेकिन एथिक्स, वैल्यू और एटीट्यूड का एक अपनी अलग भूमिका होती है, एक अलग पहचान होती है, इनका भी होना जरूरी है। लेकिन एप्टीट्यूड से सिविल सर्वेंट के अंदर क्या गुण होना चाहिए उसकी पहचान शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड को समझने के लिए हम लोग अभियोग्यता से जोड़कर देख सकते हैं। एप्टीट्यूड को समझने के लिए, यानी कि अभिरुचि को समझने के लिए हम लोग अभियोग्यता से भी जोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अभिरुचि को हम लोग अभिक्षमता से जोड़कर देखा था। अब अभिरुचि को हम लोग अभियोग्यता से भी जोड़कर देख सकते हैं बेहतर समझ के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी का मतलब समझा था कि आंतरिक होता है, विशेष होता है। जैसे अभिवृत्ति में हम लोगों ने देखा था कि एक विशेष प्रकार की वृत्ति होती है, आंतरिक वृत्ति होती है। उसी तरह अभिरुचि में भी एक शब्द है अभि, ठीक है ना। अभियोग्यता में एक शब्द है अभि का मतलब होता है आंतरिक और विशेष, ठीक है ना। तो हम इसको समझने के लिए और आसान तरीके से समझने के लिए अभी के पहले हम लोग क्षमता लगा दिए हैं, अभी के लिए योग्यता लगा दिए हैं और यूपीएससी ने हमें अभिरुचि दिया है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोग अभिरुचि शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन समझने के लिए हम लोग अभिक्षमता या अभियोग्यता का प्रयोग करेंगे। और अभी का मतलब होता है आंतरिक या विशेष, इसको ध्यान रखिएगा। आंतरिक होता है और विशेष होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि हमारे अंदर की आंतरिक क्षमता है। आंतरिक कैसी क्षमता है? विशेष क्षमता है। अभी का मतलब हो गया आंतरिक, आंतरिक का मतलब क्या हो गया? ये अभी क्षमता का मतलब हो गया कि हमारे अंदर की एक विशेष क्षमता है, आंतरिक क्षमता है। यानी कि एक तरह से मान के चलते हैं कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, हम सभी में कुछ न कुछ योग्यताएं होती है। सामान्य स्तर पर बात करें तो हमारे अंदर कुछ न कुछ योग्यताएं होती है। बुद्धि के स्तर पर कुछ हमारी फिजिकल एबिलिटी होती है। हम लोग गाना गा सकते हैं, बजा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो किस रूप में हमारे अंदर मौजूद है? सामान्य रूप में मौजूद है। सभी के अंदर इस तरह के गुण मौजूद होते हैं सामान्य रूप में, लेकिन विशेष योग्यता के रूप में नहीं है, ठीक है ना। विशेष क्षमता के रूप में नहीं है।
तो बात करेंगे कि अगर हम लोग में हमारे अंदर अगर विशेष क्षमता होती है तो क्या होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि सिनेमा हो गया, अभिनय हो गया, गाना हो गया, चाहे खेल हो गया, नृत्य हो गया, बौद्धिकता हो गया, दार्शनिकता हो गया, साहित्यकार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमारे अंदर विशिष्ट क्षमता होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में अगर विशिष्ट सफलता हासिल करनी है तो हमारे अंदर विशिष्ट क्षमता होना चाहिए। सामान्य क्षमता की मदद से हम लोग विशिष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट सफलता हासिल करनी है, यानी कि क्लाइमेक्स पे पहुंचना है, ऊंचाई पे पहुंचना है, तो आपसे एक विशिष्ट योग्यता की उम्मीद या अपेक्षा की जाती है। आप सामान्य योग्यता के माध्यम से जीवन के क्षेत्र में क्लाइमेक्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक स्तर तक तो पहुँचेंगे, लेकिन क्लाइमेक्स यानी कि ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके लिए आपके अंदर विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि विशिष्ट योग्यता को अगर हम लोग, विशिष्ट योग्यता जो होती है हमें वर्तमान में हमें नज़र नहीं आती है। विशिष्ट योग्यता क्या होती है, हमें वर्तमान में दिखाई नहीं देती है, बस उसकी एक झलक दिखाई देती है, ग्लांस दिखाई देती है। जो विशिष्ट योग्यता होती है एक झलक दिखाई देती है, वो विशिष्ट योग्यता वर्तमान में नहीं होती है, वो एक बीज के रूप में होती है, ठीक है ना। इसको पौधा बनने के लिए इसको पौधा बनने के लिए समय लगता है, यानी कि भविष्य में हमें दिखाई देती है। तो यानी कि जो विशिष्ट योग्यता होती है वर्तमान में नहीं दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में उसकी एक झलक दिखाई देती है। झलक के बीज दिखाई देते हैं। झलक को हम लोग अगर बीज से तुलना करें तो वो बीज के रूप में रहता है वर्तमान में, और आगे भविष्य में यही चलकर पौधा बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन इस बीज को, इस झलक को किसी विशेष क्षेत्र में आपको जाना है, उस विशेष क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, पारखी लोग हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं। अगर देख लेते हैं, अगर इस विशिष्ट योग्यता को अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। तो यानी क्या होता है कि जो विशिष्ट योग्यता होती है वर्तमान में उसकी एक झलक दिखाई देती है। उस झलक को अगर मान लिया कि बीज से तुला कर है तो उस बीज को पौधा बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अच्छा खाद देना पड़ेगा, अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि विशिष्ट योग्यता वर्तमान में नहीं दिखाई देती है, ये वर्तमान में मात्र इसकी झलक दिखाई देती है। अगर किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उस क्षेत्र में आपका एक विशिष्ट योग्यता है तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उसको आप पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे देते हैं, और उस ट्रेनिंग देने के बाद उस क्षेत्र में वो आदमी आगे बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि टी सीरीज के जो हैं गुलशन कुमार जी हैं, वो सबसे पहले डायरेक्ट टी सीरीज की स्थापना उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वैष्णो देवी में जो तीर्थ यात्री आते थे वहाँ पर वो गाना बजाना करते थे, गीत गाते थे, ठीक है। तो कोई एक बहुत बड़े कोई डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, शायद नाम नहीं जानता हूँ मैं, उन्होंने इनको गाते हुए देखा तो ये लगा कि ये कमाल का आदमी है, इनके अंदर एक क्षमता है, एक विशिष्ट क्षमता है। उनको विशिष्ट क्षमता का वो झलक दिखा और आगे चल के वो कितने बड़े बन गए, ठीक है ना। तो ये रहा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बुधिया नाम का एक बालक था उड़ीसा में, शायद वहीं उड़ीसा से ही संबंधित है। वो बहुत अच्छा धावक है, खूब दौड़ता है, और उसको ट्रेनिंग देकर बड़ा धावक बना दिया गया। तो ये क्या होती है कि जो विशिष्ट योग्यता है उसकी झलक वर्तमान में दिख जाती है और आगे भविष्य में वो परिणित में बड़ा रूप में हमें सामने दिखाई देता है। यानी कि हमें वर्तमान में झलक दिखती है, हमें उस व्यक्ति में संभावना दिखती है, विशिष्ट योग्यता की संभावना दिखती है, वर्तमान में झलक दिखती है। जैसे एक कहावत है कि फूल महकेगा तो खुशबू फैलेगी ही फैलेगी। सूरज की रोशनी को कौन रोक सकता है, वो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। ये तो कहने की बात है, कभी कभी होती है, लेकिन अभी क्षमता तो है। मैंने इसका कहने का मतलब है कि अभी क्षमता तो है, आपको उसको बाहर निकालना है, ये अपने आप नहीं निकलेगी। उसको निकालने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए। बहुत सारे मैं टैलेंट को देखा हूँ कि वो कुछ ही जगहों पर रह जाते हैं। जैसे कि मान लिया कि बहुत अच्छा क्रिकेटर, मैं खुद अच्छा क्रिकेटर था, बट मुझे मौका नहीं मिला। मौका न मिलने के कारण मैं आज आपके सामने हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मुझे एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, मुझे घरेलू सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे अंदर तो टैलेंट था, एप्टीट्यूड था, अभिरुचि तो मेरे अंदर थी, अभी क्षमता भी थी, अभियोग्यता भी थी बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने का। मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक ही रह गया और आगे चल के जिम्मेवारी निभाने के चक्कर में पढ़ाई के क्षेत्र में चला आया। तो वही होता है कि आपके अंदर अभिरुचि तो है, अपने आप ये बाहर नहीं आएगी, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा।
ठीक है ना। उसके लिए आपको उचित वातावरण उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको संयोग की ज़रूरत पड़ेगी, इसको वातावरण की ज़रूरत पड़ेगी, अवसर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत सारे ऐसे बालकों को जानता हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन 10वीं के बाद 12वीं के बाद वो बहुत ही शानदार क्रिकेटर खेलते थे। वो कुछ लेवल तक खेले भी, लेकिन उन्होंने देखा कि पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। वो पारिवारिक जिम्मेवारियाँ उठाने के लिए छोटे छोटे कामों में लग गए और वो टैलेंट वहीं पे मर जाता है। तो वो टैलेंट को उभारने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक अच्छा अवसर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए कि वो उसके अंदर जो विशिष्ट योग्यता है उसको उभारा जा सके, बाहर निकाला जा सके, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि मेरे अंदर विशिष्ट योग्यता को बाहर निकाल सके। इनके माध्यम से कोई व्यक्ति तो हो, पारखी नज़र वाला व्यक्ति तो है आपके अंदर, पारखी नज़र वाला व्यक्ति उस क्षेत्र का विशेषज्ञ आपके अंदर संभावना देख लेता है, झलक देख लेता है, और झलक देखने के बाद आपको ट्रेनिंग देता है, अच्छा गाइडेंस देता है, और आप उभर के आते हैं दुनिया के सामने। अगर आपके अंदर विशिष्ट योग्यता होते हुए भी आपको प्लेटफॉर्म, आपको पारखी नज़र वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप वहीं पर एक सीमित क्षेत्र में रहकर वहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए सोने के खदान है, ऐसा पता चला कि इसके अंदर सोना है, लेकिन जब तक आप खोदेंगे नहीं तब तक सोना निकलेगा कैसे? यानी कि उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन उसको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तब ना वो फलेगा फूलेगा। आपके अंदर बीज है, लेकिन वो पौधा तब बनेगा जब इसको अच्छे से खाद मिलेगा, अच्छे से पानी मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, शुद्ध सूर्य की रोशनी मिलेगा। तो क्या ये पौधा बनने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। उसके बीज झलक के रूप में हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, और ये पौधा भविष्य में तैयार होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, विशिष्ट योग्यता जो होती है हमें वर्तमान में नहीं दिखाई देती है, बस वर्तमान में उसकी झलक दिखाई देती है। भविष्य में वो आपके सामने प्रस्तुत होता है, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा वातावरण दिया जाए, अच्छा अवसर दिया जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो विशिष्ट योग्यता होती है या विशिष्ट क्षमता होती है केवल एक संभावना है। यह मूलतः भविष्य में निहित होती है, वर्तमान में इसके बीज दिखाई देते हैं, आगे जाकर ये दिखाई देगा। उसके लिए कोशिश होगी, वातावरण बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि जितनी ज़रूरत है उसकी पूर्ति की जाएगी। तब हो सकता है कि वो भविष्य में क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए, अपने टॉप पर पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि समान योग्यता सिर्फ वर्तमान में दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसे दिख रहा है कि एक समान योग्यता है, लेकिन उसके अंदर योग्यता है, बट उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसको अच्छा वातावरण दे दिया जाएगा। वो समान योग्यता आगे चल के अभिक्षमता यानी कि विशेष क्षमता में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपकी विशेष क्षमता है, अभियोग्यता है, अभिरुचि है, केवल भविष्य में दिखाई देती है। अगर बात करें तो जो समान योग्यता है केवल वर्तमान में नज़र आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इसको आगे चल के यही आगे चल के कन्वर्ट होगा, क्या हमें नज़र आएगी कि आगे चलकर हमें जो आगे चल कर यानी भविष्य में हमें अभियोग्यता नज़र आती है, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं कि जो समान योग्यता हमें वर्तमान में दिख जाएगी, लेकिन जो अभिक्षमता है, चाहे अभियोग्यता है, चाहे अभिरुचि है, तीनों एक ही शब्द को लेंगे, क्षमता, योग्यता, रुचि, तीनों को समझने के लिए इसी को इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। ये हमें भविष्य में दिखाई देती है, और जो सामान्य योग्यता होती है हमें वर्तमान में नज़र आ जाती है। बस ये सामान्य सा है, लेकिन ये भविष्य का ही फल है। इस तरह से हम कह सकते हैं पिछली स्लाइड और इस स्लाइड्स को लेकर, जो अभिक्षमता है, अभियोग्यता है, अभिरुचि है, वो भविष्य में दिखाई देती है। अगर हम लोग अभिक्षमता, अभिरुचि या अभियोग्यता को अलग अलग चीज़ों से जोड़कर देखें तो इसमें एक शब्द आता है उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि। तो यानी कि इसका अनुमान अतीत से लगाते हैं। जो उपलब्धि है उसका अनुमान किससे लगाते हैं? अतीत से है, यानी कि अब तक आपने क्या क्या किया है उसको समझते हैं। यानी कि आपने 12th में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, उसके बाद एमए में गोल्ड मेडलिस्ट हुए, आपने यूपीएससी क्रैक किया, सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट बनकर अच्छा काम किए, प्रेसिडेंट मेडल मिला आपको, तो ये आपकी ये उपलब्धि होगी, ठीक है ना। इस उपलब्धि को ये उपलब्धि होगी। तो इस तरह हम देखेंगे कि समय से जुड़े 3 शब्द आपके सामने नजर आएगा। जो उपलब्धि है हमें अतीत से पता चलता है। उपलब्धि किससे पता चला? अतीत से। योग्यता जो है किससे मालूम चला? वर्तमान से, कि वर्तमान में आपकी योग्यता क्या। लेकिन जो अभिक्षमता है, चाहे अभिरुचि है, चाहे अभियोग्यता है, ये आपको भविष्य में नज़र आती है। इसके बीच वर्तमान में दिखाई देते हैं। और सामान्य टाइप का, यहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर गया कि ये गलत बता दिया था कि जो सामान्य योग्यता वर्तमान में दिख जाती है, लेकिन यहाँ जो अभिक्षमता है, चाहे योग्यता है, चाहे अभिरुचि है, वो हमें भविष्य में दिखाई देती है। तो ठीक है ना। तो अभिक्षमता हमें भविष्य में दिखाई देती है, लेकिन इसके बीच कहाँ रहते हैं? वर्तमान में।
उसके बाद देखते हैं कि अभिक्षमता, क्षमता को हम लोग थोड़ा समझते हैं। अभिक्षमता यानी कि संभावित क्षमता। अभिक्षमता को हम लोग संभावित क्षमता कहेंगे क्योंकि ये भविष्य की चीज़ें हैं, यानी कि एक ऐसी क्षमता जो हमें संभावनाओं से भरी हुई है। जैसे कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसमें सोना होगा, यानी कि माने अनुमान लगाया कि हमने सोना, जब खुदाई करेंगे तो आगे चल के वो सोना निकलेगा, यानी कि इसके पीछे सोने के खदान मिल सकता है। व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा गुण है, अच्छा योग्यता है, और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो आगे चल के विशिष्ट योग्यता में बदल जाएगा। यानी कि व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता को बताया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर का ये अंतर्निहित क्षमता है, इनबिल्ट है, ठीक है ना, इनबिल्ट क्षमता है, और इसको अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो आगे चल के भविष्य में वो बहुत अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छा अभियोग्यता में बदल जाएगा। यानी कि आंतरिक क्षमता है और संभावित क्षमता है। इस तरह से हम कहेंगे कि जो अभिक्षमता है, चाहे अभियोग्यता है, चाहे अभिरुचि है, किस तरह से है, आंतरिक है, इनबिल्ट है, अंदर से है, यानी कि आगे चलकर ये आगे चल के कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसे हम लोग पोटेंशियल से जोड़ सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल। हम कहते हैं ना इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, इसको अच्छे से काम दिया जाए, इसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो आगे चल के बहुत अच्छा कर जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब ही हो गया कि अभिक्षमता, ठीक है ना, विशिष्ट क्षमता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं क्या अभिक्षमता अब समझते हैं कि क्या अभिक्षमता जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। तो हाँ, ज़्यादातर मामलों में अभिक्षमता जो होती है जन्मजात होती है। इसमें जीन्स का योगदान होता है, संस्कार एवं अन्य चीज़ों का योगदान होता है। इसको समझने के लिए एक मूवी कुछ वर्ष पहले आई थी, दंगल, जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का रोल अदा किया था, किरदार अदा किया था। ये महावीर सिंह फोगाट ये पहलवान रह चुके हैं और पहलवानी के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी रह चुके हैं और हैं भी। तो इनकी दो बेटियां होती है, गीता और बबीता। ये क्या होती है, गीता और बबीता अपने आसपास के मोहल्ले के लड़कों को ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर देती है, और पिटाई करने के बाद वो शिकायत लेकर आते हैं महावीर सिंह फोगाट के पास। तो पूछते हैं महावीर सिंह फोगाट के, क्या आपने पिटाई की है? तो गीता बबीता ने कहा हमने पिटाई की है, और पिटाई इस तरीके से की है, तो पिटाई इस तरह से की है तो महावीर सिंह फोगाट समझ जाते हैं कि इनमें लड़ने की विशिष्ट क्षमता है। तो वो कहते हैं कि मारी छोड़िया छोड़ों से कम है के। उसके बाद देखते हैं कि वो समझ जाते हैं कि जन्मजात इनके अंदर पहलवान बनने की क्षमता है। तो उसके बाद ये मेडल के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मेडल जो होता है पेड़ पे नहीं उगते, उसको बनाना पड़ता है मेहनत से, लगन से। इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों को वो ट्रेनिंग देते हैं और उचित वातावरण तैयार करते हैं पहलवानी का, और अच्छा वो पहलवान दोनों बेटियाँ निकलती है और अपने क्षेत्र में क्लाइमेक्स पर टॉप पे पहुँचती है और देश के लिए गोल्ड लाती है। तो कहते हैं गोल्ड तो गोल्ड होती है, छोरे लाए चाहे छोरिया लाए। तो ये देखिए कि ये इनके अंदर बचपन से ही था, गीता और बबीता के अंदर लड़ने की क्षमता, पहलवान बनने की क्षमता। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अभिरुचि होती है, एप्टीट्यूड होती है, वो बाय बर्थ होती है, अब बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से अंतःशक्ति है, एम्बॉडीमेंट है, जैसी होती है। इसको उचित ट्रेनिंग और वातावरण नहीं दिया जाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अब एप्टीट्यूड है उसको भी ट्रेनिंग और अच्छा वातावरण की ज़रूरत है क्लाइमेक्स पर पहुँचने के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास वास्तव में इनबॉर्न टैलेंट है खेल के क्षेत्रों में, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी, बस उन्हें अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिल पाता, उन्हें अच्छे से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर खेल जगत की बात करें तो हम लोग खेल जगत में कमाल कर सकते हैं दुनिया, लेकिन इस क्षेत्र में दुनिया भर की राजनीति है। इस वजह से क्या होता है कि जो छोटे स्तर के जिनकी पहुंच बहुत कम है वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हासिल नहीं कर पाते हैं, अपने अच्छे प्लेटफॉर्म को हासिल नहीं कर पाते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो अभिक्षमता होती है इनबॉर्न एबिलिटी होती है, जो ये अभिक्षमता होती है इनबॉर्न एबिलिटी होती है, वर्तमान में उसकी झलक नज़र आती है, लेकिन इसकी संभावना हमें भविष्य में दिखाई देने लगती है। अगर कोई जन्मजात, लेकिन ये भी होता है कि अगर मान लिया किसी के पास एप्टीट्यूड नहीं है, अगर वो उसके पास जन्मजात एप्टीट्यूड नहीं है, मान के चलते हैं कि उसके पास जन्मजात अभिरुचि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता है वो व्यक्ति जिनके अंदर जन्मजात एप्टीट्यूड नहीं है, अभिरुचि नहीं है, वो हार्ड लेबर और अनुशासन के माध्यम से जीवन के ऊंचाइयों तक पहुँच भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन उनके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं होता है
जो बाई बर्थ मिलता है, क्योंकि आप देखते हो कि 4 साल का बच्चा बहुत सुरीले ढंग से गाता है, ना उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना कुछ दी जाती है, उनके अंदर इनबिल्ट रहता है, ठीक है ना, अंतःशक्ति रहती है उनके अंदर बाई बर्थ वो मिला रहता है कि 4 साल का बच्चा सुरीला गा रहा बिना ट्रेनिंग का। तो क्या होता है कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, अगर लेकिन किसी के पास अगर नेचुरल टैलेंट नहीं है तो जीवन में कर जाएगा, अच्छा भी करते हैं। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं है, वो हार्ड लेबर और डिसिप्लिन के माध्यम से जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए मैंने देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, अब तक हम लोगों ने अभिरुचि के संबंध में क्या क्या पढ़ा उसको एक पॉइंट वाइज में समझ लेते हैं, यानी कि उसकी अभिरुचि की जो एप्टीट्यूड की विशेषताएं होती है उसको समझ लेते हैं। सामान्यतः एक जन्मजात गुण है, हमने पीछे पढ़ा था कि ये बाई बर्थ होता है। मूलतः एक आंतरिक सामर्थ्य है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और ये एक वर्तमान झलक है, माने कि जो अभिरुचि होती है वर्तमान में हमें दिखाई देती है, जिसमें भविष्य की संभावनाएँ मौजूद होती है। कार्य के प्रति अनुकूलता होती है, मान के चलिए कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई पिता होता है, वो कहता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी और नाम मिलेगा। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सामाजिक जीवन में नाम और प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन कभी कभी हम लोग भी ये भी देखते हैं कि सामाजिक संरचना दबाव डालती है कि आप ये करो, लेकिन आपकी एटीट्यूड उस तरह की नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चार्ल्स डार्विन के पिता ये चार्ल्स डार्विन को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। चार्ल्स डार्विन वही हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था और बताया था कि हम लोग अमीबा से आदमी में बने हैं, अमीबा से मनुष्य बना है, जो भी हमारा पूर्वज है वो अमीबा है, अमीबा से हम लोग बने हुए हैं। चार्ल्स डार्विन के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, ठीक है ना, लेकिन उनका एडमिशन भी कराया गया स्कूल में, लेकिन उनको मन ही नहीं लगता था। वो जंगलों में चले जाते थे, ईंट पत्थर को इकट्ठा करते रहते थे, फिर कीड़े मकोड़े को इकट्ठा करते थे, तो उनका मन नहीं था। सामाजिक संरचना उन पर दबाव डाल रही थी करने के लिए कि ये करो, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, उनका एप्टीट्यूड उस लायक नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर नहीं बने। जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा कि जो अपने वो आर माधवन होते हैं, वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन अब फ्रेंड के कहने पर या सामाजिक दबाव या पिता के दबाव के कारण वो इंजीनियरिंग करने चले गए, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था क्योंकि उनका एप्टीट्यूड उस तरह का नहीं था। तो हम कहेंगे कि सामाजिक दबाव भी आप पर दबाव डालती है कि आप उस तरह का करें, लेकिन आपके कार्य के प्रति उसकी अनुकूलता नहीं होती है। तो कार्य की अनुकूलता भी अभिरुचि को डिसाइड करता है। जो एप्टीट्यूड होता है वो कार्य की अनुकूलता को डिसाइड करता है। चार्ल्स डार्विन के पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बने और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने दिया अपने हिसाब से, अपने कार्य के अनुकूलता के अनुसार। उसके बाद कह सकते हैं इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमने बताया था कि अभिरुचि जो होती है जन्मजात होती है, तो इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कैरियर काउंसलिंग के बहुत सारे जॉब निकलने लगे हैं। कैरियर काउंसलिंग के क्लिनिक रहती है और लोग अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं और जो वहाँ पर काउंसलर होते हैं बच्चों से बात करते हैं, उनकी रुचि को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या करेगा। तो एप्टीट्यूड का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक इतना पढ़ा। अब हम लोग तो कुछ चीज़ों को, 2 चीज़ों को आमने सामने रखकर समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड अदर रिलेटेड थिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फ़र्क होता है। एटीट्यूड हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे अभिवृत्ति कहते हैं, और अभिक्षमता अभी पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड हम देखते हैं कि यह किसी चीज़ के प्रति हमारी पसंदगी और नापसंदगी को दर्शाता है, यह रुचि को दर्शाता है। जैसे कि मान लिया कोई मिठाई है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, इसको मैं पसंद करूँगा, इसको नहीं पसंद करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि एक तरह से सतही चीज़ें हैं। लेकिन जो अभिरुचि होती है एक बहुत बड़ी चयनित सूची होती है। यह एक बहुत ही चयनित सूची होती है, बड़ी नहीं, यह एक बहुत चयनित सूची होती है कि आप लोग यही पसंद करेंगे। मेरा एटीट्यूड है, मुझे रसगुल्ला पसंद है, लड्डू पसंद है, लेकिन जब अभिवृत्ति होती है उसमें मिठाइयों में कई प्रकार की मिठाइयाँ पसंद है, नापसंद है। लेकिन जो ये एप्टीट्यूड होता है, मेरा झुकाव कुछ ही चीज़ों के प्रति होगा, चयनित चीज़ों के प्रति होगा। तो यानी कि ये गहरी चीज़ है, ये आंतरिक चीज़ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो एप्टीट्यूड रहता है, क्षमता रहता है, अगर चीज़ों का चयन अगर करेंगे, छोटी चीज़ों, जब चीज़ें चयनित रहेगी तो उसमें भटकाव नहीं होगा। ठीक है, पूरी के पूरी उस काम के प्रति हमारा समर्पण नज़र आएगा, इसमें भटकाव नज़र नहीं आएगा। ठीक है,
कोई व्यक्ति मान लिया कि मैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जो अभिक्षमता है ये बताता है कि दूसरे लोग बताते हैं कि आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड अपने अनुसार डिसाइड होता है कि हम किस तरह के पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। मान लिया कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे कि सोनू निगम है, शुरुआत में वो एक्टर बनने आए थे, लेकिन एक्टिंग में उनका उस तरह का सफलता नहीं मिला और आगे चल के अच्छे सिंगर बन गए, ठीक है। तो उनके अंदर ये चीज़ों का माने कि ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इनके अंदर, या तो वो एक्टिंग करते या तो सिंगिंग करते। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो अब एटीट्यूड होता है, कई लोग कई चीज़ों के प्रति होता है, एटीट्यूड हर क्षेत्र से जोड़ कर देख सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड चयनित सूची होती है इसमें, या तो आप क्रिकेट पसंद करेंगे या फुटबॉल पसंद करेंगे, दोनों में या दोनों पसंद करेंगे। तो चीज़ें यहाँ पर चयनित होती है, जिसके कारण इसके प्रति समर्पण अधिक हो जाता है और भटकाव कम हो जाती है। तो ये रहा अभिक्षमता और अभिवृत्ति में डिफरेंस। अब देखते हैं कि दोनों एक साथ आते हैं तो क्या होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या होता है। आइए अब देखते हैं कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड यानी कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों साथ आते हैं तो क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर अपने लाइफ के क्लाइमेक्स पे पहुंचना है, टॉप को छूना है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड को दोनों को साथ होना ज़रूरी है। एप्टीट्यूड होता है वो प्राइमरी चीज़ होता है से, और जो एटीट्यूड होता है वो सेकेंडरी चीज़ होता है। इन दोनों का साथ होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। एक पतंग है, पतंग को क्या है ना कि इसके अंदर क्षमता है उड़ने की, यानी कि एप्टीट्यूड है इसके अंदर उड़ने की, लेकिन अगर हवा ना मिले, हवा जो होता है वो उड़ने और इसको दिशा देने का काम करता है। तो यानी कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों मिलते हैं तो ये उड़ने का काम कर देता है पतंग। तो पतंग को जो होता है, हवा जो होता है उड़ने और दिशा देने का काम करता है, तो दोनों होता है तो वो टॉप पे पहुंच जाता है, यानी कि सोने पर सुहागा हो जाता है। आगे चल के एक किताब है शिखर पर मिलेंगे, एक शिखर पर मिलेंगे, हम भी देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा इससे भिन्न बात की गई है, लेकिन व्यवहारिक बात देखेंगे तो यही कही गई है। क्या कही गई है उसको समझते हैं। शिखर पर मिलेंगे एक यूएसए के विचारक हैं जिग जिगलर, नाम है उनका जिग जिगलर। ये लाइफ मैनेजमेंट पर किताब है इनकी, शिखर पर मिलेंगे। उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है तो उसका हिंदी में अनुवाद किया गया शिखर पर मिलेंगे। ये इनके की बुक्स में एक लाइन है, योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे इनको निर्धारित करेगी आपकी अभिवृत्ति, ना कि आपकी अभिक्षमता। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता हर चीज़ें डिसाइड करेगी कि आप कितने टॉप पे जाएंगे, लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप से इनकी बातों को समझेंगे तो ये ठीक ही कर रहे हैं। समाज के संदर्भ में इनकी बातों को हम समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ समाज के संदर्भ में होनी चाहिए। इनकी बातों को अगर समझते हैं और कहते हैं कि अगर एटीट्यूड बेहतर होना चाहिए, नहीं तो हमें किनारे कर दिया जाएगा। जो हमारा एटीट्यूड है वो बेहतर होना चाहिए, नहीं तो हमें किनारे कर दिया जाएगा। आपके अंदर कितना भी एप्टीट्यूड है, आपके अंदर कितनी भी अभियोग्यता हो, अभिक्षमता हो, अभिरुचि हो, लेकिन एटीट्यूड अभिवृत्ति ठीक नहीं है तो आपको किनारे कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि बहुत अच्छा एक्टर आप हैं, सामर्थ्यवान एक्टर हैं, लेकिन आप बहुत ही मुंहफट इंसान हैं, अनुशासनहीन आदमी हैं और नकचढ़ा आदमी है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? आपके बैड एटीट्यूड को शो कर रहा है। तो आपके अंदर अच्छे एक्टर होने के बावजूद, आपके अंदर एप्टीट्यूड होने के बावजूद आप हाइट पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कोई डायरेक्टर आपको अवसर नहीं देगा, कोई डायरेक्टर आपको मौका नहीं देगा अपने फिल्म में काम करने के लिए। तो यहाँ देखिए, एप्टीट्यूड होने के बावजूद भी आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए कि यही कर रहे हैं कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एप्टीट्यूड होने के बावजूद भी एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। दोनों साथ मिलेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कैसे, अभी समझेंगे। अगर एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बहुत ही एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आप व्यवहारिक आदमी भी है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड होने के साथ साथ आप व्यवहारिक आदमी भी है, आप विनम्र इंसान हैं, आपका जो व्यवहार है विनम्र है, अनुशासन वाला है, आप लोगों को सम्मान देते हैं, तो आपको टॉप पे कोई पहुंचने से नहीं रोक सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जो अभी 70-80 साल में भी अपने टॉप पर हैं। कोई भी फिल्म आती है तो लोग उनको देखना पसंद करते हैं।
इनके अंदर एप्टीट्यूड था कि ये कॉलेज और स्कूल में थिएटर खेला करते थे और आगे चल के ये फिल्मों में इनका एप्टीट्यूड हमें दिखाई देता है। एक छोटा सा एपिसोड है, छोटा सा सीरियल है केबीसी, इन्होंने कहाँ तक इसको पहुँचा दिया। तो लोग ये क्या करते थे केबीसी में, आप देखिए किस तरह से लोगों को ये सम्मान देते हैं, आइए दिव्यन सजनों सीट पर विराजमान होइए, हेलो नमस्कार दो, ये ऐसे करके कितना एटीट्यूड इनका विनम्र है, कितना संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं, लोगों को मदद करने की भावनाएं इनके अंदर कितनी है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से क्या होगा कि इनके अंदर जो एप्टीट्यूड था और बेहतर एटीट्यूड व्यवहारिकता का काम किया, इस वजह से ये अपने शीर्ष पे हैं, क्लाइमेक्स पर हैं। नहीं तो बहुत सारी क्षमताएं जो है अपनी अक्कड़ और घमंड के वजह से समाप्त हो जाती है। उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, एप्टीट्यूड है, लेकिन अक्कड़ और घमंड के कारण वो क्षमताएं नष्ट हो जाती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों साथ होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपके अंदर एप्टीट्यूड है, आप बहुत अच्छा एक्टर है, आपके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन आपके यहाँ एटीट्यूड नहीं है, माइनस है, तो यहाँ देखिए आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों साथ मिल जाते हैं तो आप ऊंचाई पे पहुँचते हैं। आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, मैं भी करने लगा हूँ। अब आइए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं अभी क्षमता और बुद्धिमत्ता में, ठीक है ना। पिछला जो था एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, और दोनों एक साथ आते हैं, दोनों अलग होते हैं तो क्या होता है उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखते हैं कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धिमत्ता होता है, इनको बुद्धिलब्धि के माध्यम से मापा जा सकता है। बुद्धिलब्धि को इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं, आईक्यू कहते हैं। हमने सुना होगा कि आइंस्टीन का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता। तो आईक्यू लेवल को तार्किक प्रश्नों के माध्यम से, गणित के माध्यम से, जीके के माध्यम से, चाहे अन्य कुछ माध्यमों से आईक्यू लेवल का मापन किया जा सकता है। तो यानी कि बुद्धिलब्धि के माध्यम से बुद्धिमत्ता का मापन किया जा सकता है। इसका संबंध माइंड से है, ठीक है ना, इसका संबंध माइंड से है। लेकिन जो अभी क्षमता होती है इसका संबंध बुद्धि से नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि अगर बुद्धि जो है अभिक्षमता का एक हिस्सा है। कैसे समझते हैं कि बुद्धि जो है अभिक्षमता का एक हिस्सा है? कैसे? ये जो अभिक्षमता होती है बुद्धि नहीं है, लेकिन जो बुद्धि है अभिक्षमता का एक हिस्सा है। कैसे कि मान लिया आपके अंदर डॉक्टर बनने का एप्टीट्यूड है, इंजीनियर बनने का एप्टीट्यूड है, आईएएस बनने का एप्टीट्यूड है, तो इसके लिए तो बुद्धि होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये जो बुद्धि है अभिक्षमता का एक हिस्सा है, लेकिन ये जो बुद्धिमत्ता है संपूर्ण अभिक्षमता का हिस्सा नहीं है। पूरी तरह ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि जिसमें बुद्धि हो अभिक्षमता भी होनी, जिसमें बुद्धि है उसमें अभिक्षमता हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अभिक्षमता है बुद्धि का हिस्सा बुद्धि नहीं है, जो अभिक्षमता है बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसमें बुद्धि है अभिक्षमता हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कि बहुत कम पढ़े लिखों के अंदर भी अभिक्षमता होती है, वहाँ पर बुद्धि की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। अभी समझते हैं और आगे। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि जो बुद्धि है अभिक्षमता का एक हिस्सा है, लेकिन जो अभिक्षमता है बुद्धि नहीं है। बुद्धि कैसे अभिक्षमता का एक हिस्सा है कि जैसे मान लिया अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का, तो इनके लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो बुद्धि की ज़रूरत होती है, लेकिन जिसमें बुद्धि हो अभिक्षमता भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। अभिक्षमता के लिए बुद्धि की अनिवार्यता नहीं होती है, एप्टीट्यूड के लिए बुद्धि की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे कि मतलब कि वो उसके अंदर गाने की क्षमता है, वो गायक है, तो उसके लिए बुद्धि की क्या हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पागल आदमी वो अचानक से गाना गाने लगे, लेकिन गायक के लिए ये बुद्धि की उतनी अनिवार्यता नहीं है, ठीक है ना। गायक के लिए बुद्धि की अनिवार्यता नहीं है। जैसे कि नौशाद अली हैं, संगीतज्ञ हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, पार्श्व गायक हैं, तो इनके लिए उतनी बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर केवल अभिरुचि होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होनी चाहिए, इनके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि होनी चाहिए कि चीज़ों को सोच समझ सके। लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है कि अभिक्षमता के लिए बुद्धि की अनिवार्यता होगी ही होगी, नहीं, अनिवार्यता नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि सृजनात्मकता का संबंध बुद्धिमत्ता से केवल सीमा तक है, कुछ सीमा तक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर सृजन की क्षमता तो है, वो कुछ कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सृजनात्मकता का संबंध बुद्धिमत्ता से केवल कुछ सीमा तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता है, ठीक है ना।
कि मतलब अचानक से कोई पागल आदमी गाना गाने नहीं लगेगा। वो तो पागल होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पागल आदमी अचानक से गाना गाने नहीं लगता है। सृजनात्मक है, उसको गाना गाने का, सृजन करने का, गाना लिखने का उसके अंदर क्षमता है, क्रिएटिविटी है, तो उसका संबंध बुद्धिमत्ता से केवल कुछ सीमा तक ही होता है। ठीक है, अभिक्षमता में एक से अधिक विशेषताएँ हो सकती है, बुद्धिमत्ता में केवल एक होती है। ठीक है ना, कि वो या तो मैथ में बहुत अच्छा है, या आईक्यू लेवल उसका किसी साइंस की ओर बहुत अच्छा है, या किसी क्षेत्र में वो चेस अच्छा कर सकता है। लेकिन जो ये अभिक्षमता है, एक से अधिक विशेषताएं हो सकती है। जैसे कि किशोर कुमार थे, वो एक्टर भी थे और सिंगर भी थे। राज कपूर साहब थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, म्यूजिक भी कर लेते थे, डायरेक्टर भी, फिल्म निर्देशन भी अच्छे से कर लेते थे। तो देख रहे हैं, अभिक्षमता में एक से अधिक विशेषताएं हो सकती है। जैसे कि ए.बी. डिविलियर्स हैं, वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, रग्बी भी खेल सकते थे, स्विमिंग भी कर सकते थे। अपने विवियन रिचर्ड्स हैं, जो महान क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं और फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो इनके अंदर दोनों क्षमताएं होती है अभिरुचि में। लेकिन जब कोई बेटी इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल उसका है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, या किसी खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, या साहित्य लिख सकता है। तो वो केवल बुद्धिमत्ता केवल एक होती है, लेकिन जो अभिरुचि होती है वो अनेक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। इसलिए अभी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें। इनको बुद्धिलब्धि के माध्यम से मापा जा सकता है, इसका संबंध माइंड से है। लेकिन जो अभिक्षमता है, इसका संबंध बुद्धि से नहीं है। बुद्धि जो है अभिक्षमता का एक हिस्सा है। डॉक्टर बनने की अभिक्षमता है, लेकिन उसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिसमें बुद्धि हो अभिक्षमता होगी। ठीक है, सृजनात्मकता का संबंध बुद्धिमत्ता से केवल एक सीमा तक है। पढ़े लिखे लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते हैं, उनमें सृजन करने की क्षमता बहुत कार्य होती है। जैसे कि बहुत सारे, मैंने रोड के किनारे बहुत लोगों को देखा है कि वो चीज़ों को बुनते रहते हैं, उनके वो सृजन करने की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी है उनके अंदर। बहुत सारे संगीतज्ञों को देखा होंगे, गीतकारों को देखा, जो गीत लिखते हैं, वो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, लेकिन अच्छा गीत लिख लेते हैं। तो वो क्या है कि सृजनात्मकता का संबंध बुद्धिमत्ता से केवल एक सीमा तक का है। ठीक है, अब ये रहा अपना डिफरेंस, आप देख लीजिएगा। बुद्धिमत्ता केवल एक होता है, लेकिन जो अभिरुचि होती है, ये कई क्षेत्रों में हो सकती है। आगे देखते हैं। लेकिन अब इन दोनों में संबंधों को थोड़ा सा और भी देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये वाला बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आईक्यू लेवल नीचे हो तो सृजन क्षमता नीचे होगी, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छा सृजन कर सकते हैं। ठीक है ना, आमिर खान शायद 12वीं पढ़े हैं या 10वीं पढ़े हैं, उतना ही तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके देखिए सृजन करने की, एक्टिंग करने की क्षमता कितनी शानदार है। तो आईक्यू लेवल से उनके सृजन करने की क्षमता नहीं डिसाइड की जा सकती है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो तो उनमें सृजन क्षमता भी ज़्यादा होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो ये अनिवार्य रूप से ये जरूरी नहीं है कि उसके सृजन करने की क्षमता कम ही होगी। ठीक है ना, तो इन सब का अपना सीधा सीधा संबंध नहीं है, इसको समझिएगा इन डिफरेंसेस के बारे में, इन डिफरेंसेस को साथ में रख कर। ठीक है, आगे देखते हैं कि अभिक्षमता और रुचि में क्या अंतर है। अभिक्षमता और रुचि, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, उसको हम लोग समझते हैं। अभिक्षमता बहुत ही गहरी चीज़ होती है और अस्थायी होती है, जबकि रुचि होती है मूलतः सतही एवं अस्थायी होती है। जो अभिक्षमता है व्यक्तित्व के चेतना, और हमने पीछे भी देखा कि व्यक्तित्व ये इनबिल्ट होती है, आंतरिक चीज़ें होती है, व्यक्तित्व या चेतना में बीज के रूप में मौजूद होती है। लेकिन जो रुचि होती है वो बदलती रहती है। मान लिया 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों में जो आप चयन करेंगे आपके उससे रुचि का पता चलता है। मान लिया कि आपकी रुचि खेलने में है तो आप दिन में खेलते हैं, सोते हैं, रात में फिल्म देखते हैं, तो आप एक को चुन रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं कि ये मूलतः सतही एवं अस्थायी होती है, बदलती रहती है, दिन में कुछ और है, रात में कुछ और है, लेकिन ये व्यक्तित्व और चेतना में हमेशा मौजूद होती है। एक चीज़ देखेंगे कि जब अभिक्षमता और रुचि मिल जाएगा तो लोग कमाल कर जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। अब उसका एप्टीट्यूड है क्रिकेट खेलना और उसको प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो आगे बढ़ता चला जाता है और कमाल कर जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल ले ले यशस्वी जायसवाल को, कितनी ज़्यादा उसके अंदर एप्टीट्यूड था, लेकिन उसको वो क्या हुआ, उसकी रुचि भी उसी में थी और उनको प्लेटफॉर्म मिलता चला गया और आज देखिए इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए।
उसी को एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेके जीन पॉल सार्त्र एक फ्रेंच दार्शनिक है, फ्रांस का दार्शनिक है, जो अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने नोबेल प्राइज़ को भी ठुकरा दिया था। ये देख लीजिए कितने बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज़ के बदले मुझे आलू की बोरी दे दीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बचपन से भयानक किस्म के पढ़ाकू व्यक्ति थे और ये हमेशा नाना नानी के घर रहा करते थे। और इनके नाना के एक लाइब्रेरी थी, हालांकि नाना बचपन में ही गुजर गए थे, तो नाना की लाइब्रेरी थी और वहाँ ये जाकर पढ़ा करते थे, ठीक है ना। और इतने ज़्यादा पढ़ते थे कि गार्जियन भी बोला करते थे तुम बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलो। एक छोटा सा बच्चा दिन भर लाइब्रेरी में रहेगा तो माँ बाप तो थोड़ा चिंतित होंगे ही, कहे कि जाके बाहर खेलो, लेकिन वो नहीं खेलते तो दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। तो देख लीजिए उनका एप्टीट्यूड है पढ़ने वाला, और उनको मिल गया, बुक्स की किताबें मिल गई, उनका इंटरेस्ट जग गया लाइब्रेरी के कारण। तो ये क्या हुआ, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट मिल गया। इस वजह से इसका परिणाम आया कि 20वीं शताब्दी के सबसे बेस्ट फिलोसफर में से एक निकले। तो देख रहे हैं इन दोनों का संयोग कितना शानदार है, और इन दोनों का संयोग अगर एक साथ आ जाएगा तो व्यक्ति अपने जीवन में कमाल कर देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बुद्धि आपके पास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन दोनों में ज़रूरी नहीं है कि ये मिले ही। जैसे कि मान लिया आपके पास बुद्धि है और शतरंज के खेल का डिमांड होता है कि आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन आपका उसमें रुचि ही नहीं है, ठीक है। रुचि नहीं है तो आप इससे बुद्धि से जुड़ी चीज़ों में जो आपका एटीट्यूड है आप उस क्षेत्र में लग जाएंगे, यानी आप शोध करेंगे या कुछ और करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे से मैच भी करे। अगर अभी क्षमता माइनस रुचि का और एग्जाम्पल देखें तो आपके पास कम बुद्धि है, बहुत ही कम बुद्धि है, लेकिन रुचि ज़्यादा है, तो रुचि वाले काम को पकड़ कर लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर वहीं बात करें भारत की स्थिति को देखें तो रुचि आपकी हर चीज़ में होती है कि डॉक्टर बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, देखते हैं मुंबई में कितने लोग पहुंच जाते हैं, क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है तो आप वापस घर लौट के चले जाते हैं। तो ये आपको एक भटकाव पैदा करता है। भारत में ये सबसे ज़्यादा होता है और टैलेंट का वेस्टेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जितनी भी क्लासेज होते हैं सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ते चले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, या मैं यूपीएससी का अधिकारी बन जाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग यूपीएससी आईएएस के अधिकारी हैं, नाम नहीं धरूंगा, अधिकारी हैं या यूपीएससी के कोचिंग वाले हैं, चाहे आईएएस के कोचिंग वाले हैं, बहुत सारे कोर्स सस्ते में लॉन्च कर देते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों की, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अब उनकी रुचि है कि मैं बन जाऊं, लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं है। कोर्स लेने से क्या हो गया, आप कोर्स पढ़ भी लेंगे, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो वो चीज़ें आप नहीं बन पाएंगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो व्यापार कर रहे हैं, आपके साथ मजाक भी किया जा रहा है। भारत की जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, उसका नुकसान भी किया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आपके अंदर रुचि तो है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, कोर्स खरीदने से नहीं होता है। तो क्या करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भारत की जो मानव संसाधन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लीजिए ग्रुप डी की क्षमता है, एसएससी की क्षमता आपके अंदर है, ठीक है ना, आपके अंदर ग्रुप डी या एसएससी की क्षमता है और आप यूपीएससी का कोर्स करने लगे, तो कोर्स करने से क्या हो गया, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और आप जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। तो रुचि तो सबकी होती है, लेकिन आपके अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए उस बात को। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप इस बात को समझिए, सस्ते में कोर्स प्रोवाइड कराकर। बाकी आपकी मर्जी, मैं इस एप्टीट्यूड के माध्यम से यही मैं आपको सलाह दूंगा। तो ये रहा अपना एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है पूरी तरह। तो नहीं, आगे चल के देखेंगे कि सिविल सर्वेंट में क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज का लेक्चर यही था, अभिरुचि का परिचय दिया आपको, अभिरुचि को अच्छे से समझा दिया। अभिरुचि एटीट्यूड में क्या फ़र्क होता है, अभिरुचि इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है, अभिरुचि और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, इसको समझाया मैंने, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।